हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। एचपी सेट पेपर 1 में ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस को डिस्कस किया था। कुछ और कमीशंस बाकी रह गए थे जो आज के सेशन में हम कवर कर लेंगे। एग्जामिनेशन में कमीशंस में से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं कि कब किस कमीशन को बनाया गया, किस कमीशन के क्या वर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज के सेशन में हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जो 100% आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देता है, वो भी डेली लाइव लेक्चर्स के साथ। इन लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपकी फाइनल रिवीजन को बूस्ट अप करेंगे, जहां पर आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, यहाँ पर आप कंटेंट पर क्लिक करके फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ यही कोर्स बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है। एंड डेली लाइव क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर 9 PM आकर ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यूज भी सभी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप इजीली गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। पहले आज हम देखेंगे वुड्स डिस्पैच क्या होता है, यानी कि वुड घोषणा पत्र क्या है, इसको कब बनाया गया। देखो, एक चीज क्या होती है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कमीशंस की हम क्या बात करते हैं। कमीशंस मैंने आपको बताया क्या होता है, आयोग होता है। आयोग का मतलब होता है कुछ लोगों को मिला करके एक टीम बना दी जाती है। अब मान लीजिए एजुकेशन को लेकर के कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में चल रही है। देश वाले क्या करेंगे, हमारी कंट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब क्या करेंगे, काफी लोगों को मिला करके एक टीम बना देंगे। एंड वो टीम सिर्फ उसी चीज के लिए डेडिकेटेड होगी, सिर्फ उसी चीज पर काम करेगी कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढे। एक बार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, उस एजुकेशनल लेवल का जो टारगेट है उसको हमने अचीव कर दिया, तो उस कमीशन को रद्द भी कर दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले जैसे हम वुड्स डिस्पैच की बात कर रहे थे, इसको वुड घोषणा पत्र कहते हैं। ये घोषणा पत्र हमारे एजुकेशनल सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है, उसको बेहतर बनाने के लिए भेजा गया था 1854 में, 1854 में। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये भेजा गया था। उनका यही कहना था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन समय के साथ साथ और उसको बेहतर बनाने के लिए हमें काफी चेंजेस करने की जरूरत है। ये सब चीजें उसमें लिखी गई थी और इसको इसलिए चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप सब एक स्टेटमेंट और देख रहे हो, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये क्या होता है, देखो ये लिखा है इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, तो आंसर होना चाहिए वुड्स डिस्पैच। इसको एज इट इज याद रख लीजिए, काफी चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है। अब देखो, वुड्स डिस्पैच ने एक थ्योरी थी, बहुत फेमस थ्योरी थी, लेकिन उनको लगता था कि ये थ्योरी हमारी एजुकेशन को बेहतर नहीं बना सकती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया था। उस थ्योरी का नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि इसको देखो हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है। ठीक है। कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ग्लोबल ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रूल्स गलत हैं, मैं उनको फॉलो नहीं करूंगी, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी। ठीक है। तो वैसे ही वुड्स डिस्पैच ने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए काफी स्टेप्स तो लिए थे, लेकिन काफी चीजों को उन्होंने रिजेक्ट भी किया था, जिसमें एक है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये बात आती है कि वुड्स डिस्पैच तो था, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा था हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। ये भी बहुत जरूरी सवाल है कि एग्जाम में आता है। अब देखो, एक चीज और है, प्रभाव से पहले बता देती हूँ आपको कि इंडिया में अब जैसे यहाँ पर 1854 की बात हो रही है, उस समय में इतना ज्यादा इंग्लिश और इतना ज्यादा ऐसे लैंग्वेजेस पर फोकस नहीं किया जाता था, है ना। लेकिन
क्योंकि वुड्स डिस्पैच के दौरान इन्होंने ये कहा था कि आगे आने वाले समय में इंग्लिश की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इंग्लिश लर्निंग जो है और फीमेल एजुकेशन यानी कि अंग्रेजी शिक्षा और महिला शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाए, ये चीज़ वुड्स डिस्पैच ने कही थी और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। अब यहाँ पर इसके प्रभाव में हम देखते हैं कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ वुड्स डिस्पैच की वजह से ही सेटअप की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी 1857 में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1857 के दौरान कौन-कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वुड्स डिस्पैच के दौरान स्थापित की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अब जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा के जितने भी लेवल्स हैं उन पर इसमें फ़ोकस किया गया था। फीमेल एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन पर मेजर फ़ोकस रखा गया था। ठीक है? बेथ्यून स्कूल जो था वो भी स्पेशली विमेन्स की महिलाओं की शिक्षा के लिए इस दौरान शुरू किया गया था और ये चीज़ें भी वुड्स के घोषणा पत्र के अंदर ही लिखी हुई थी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमारा बौद्धिक विकास होता है ना, किसी भी पर्सन का बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास, जनरल जो डेवलपमेंट होती है, किसी की मेंटल डेवलपमेंट होती है, जो कि अगली पीढ़ी के नैतिक विकास के साथ-साथ उसको बढ़ावा देती है। ये सब चीज़ें भी वुड्स डिस्पैच में कही गई थी। अगला ये देखो ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। आपको कुछ नहीं पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलोनियल रूल, कार्टा क्या क्या ये चीजें लिखी हैं। आपने ये पढ़ना ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है सिर्फ 2 चीज़ों पर। एक यहाँ पर मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है, ये देखो मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है। इसके बाद आपको पता है कि जहाँ पर मैग्ना कार्टा आ गया डायरेक्टली गो फॉर वुड्स डिस्पैच। पूरा क्वेश्चन पढ़ने या समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ध्यान रखा कीजिए कि कई बार क्वेश्चन में नॉट या नो ऐसी टर्म होती है, बस उस पे ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं। अगला आ जाता है हंटर कमीशन जो कि 1882 से 83 के बीच में आया था। इस दौरान ये आया था, ठीक है। एंड किसने शुरू किया था? सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे, ठीक है। इन्होंने ही इसको शुरू किया था और वो इसके क्या थे? सदस्य थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द विसेरी के ये मेंबर थे। इसको जैसे मैंने बताया ईयर याद रखना है, 1882 से 83 के बीच में लाया गया। शुरुआत की गई थी 3 अप्रैल 1882 में, ठीक है। ये शुरुआत की गई थी, लेकिन शुरुआत में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने एक रिक्वेस्ट की थी, गठन किया था, उसके बाद ही इसका जो है शुरुआत होना, इसको शुरू कर दिया गया था, इस पे काम करना शुरू कर दिया गया था। The primary aim of Hunter Commission is to look into the state of primary education in India। अब देखो हायर एजुकेशन पे सब फोकस करते हैं, लेकिन हंटर कमीशन में ये कहा गया था कि अगर किसी की प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा अच्छी रहती है तो आगे जाकर उनका लेवल वैसे ही अच्छा रहेगा। एक होता है ना जो बच्चा बेसिक्स अगर जिन स्टूडेंट्स के क्लियर होंगे, अब जैसे मैं देखो आप लोग बोलते हो मुझे कि मैम अभी एग्जाम में कम टाइम है तो आप हमें थ्योरी क्यों करवा रहे हो, तो मैं यही चीज कहती हूँ कि अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर हैं, अगर आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा जाएगा ना, तो भी आप आंसर दे पाओगे। वही चीज हंटर कमीशन में कही गई थी, हंटर आयोग में कही गई थी कि अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर है, उसकी प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी है, तो आगे जाकर उनको चीजें समझने और सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहले इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था और उसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा यानी कि बाद में सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर भी धीरे-धीरे ध्यान देना शुरू कर दिया गया था। अब इसमें क्या-क्या सिफारिशें लाई गई थी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट आ जाता है। ओके, सो इसमें ये कहा गया था ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट एम्फेसिस इन सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है उसके प्रत्यक्ष उद्गम के लिए एकदम से जो विड्रॉल उसका हो रहा है, उद्यम जो हो रहा है, उससे सरकार की धीरे धीरे वापसी हो रही थी, ये हंटर कमीशन में कहा गया था। और दूसरी सिफारिश इसकी ये थी कि सरकार के द्वारा कुछ माध्यमिक विद्यालयों का रखरखाव सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए मॉडल के रूप में किया गया था। अब देखो
आप लोगों को ये तो पता है ना, इंडिया में भी प्राइमरी स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं जहां पर फ्री एजुकेशन दी जाती है। पहले 5th क्लास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, फूड प्रोवाइड करवाया जाता था लंच में, है ना। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ, एजुकेशन से हमारी कंट्री में फर्क पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वो 8th क्लास तक बढ़ गया, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरीके से ये चीजें बढ़ती गई और ये सब रिकमेंडेशंस हंटर कमीशन के द्वारा ही दी गई थी। ओके, सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं। अब हंटर कमीशन में यह भी कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ओवरऑल तो पॉइंट आपने यही याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा की जब भी बात होगी तो हंटर कमीशन ही होगा। विमेन एजुकेशन की जब भी बात होगी, ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन की जब भी बात होगी, सो वो वुड्स डिस्पैच ही आपका हमेशा आंसर होगा। सो हंटर में ये कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाए और स्टूडेंट्स का और जो शिक्षा की स्थिति है हमारे देश में, उसको भी इवैल्यूएट किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए, उससे रिलेटेड क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए थे, वो भी सब इसमें कहा गया था। ओके, इसके अलावा जो भी हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें जो भी धार्मिक मिशनरियां हैं, उनके कार्य का भी यहाँ पर मूल्यांकन किया गया था हंटर कमीशन में। अगला कमीशन आ जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, जिसको कि द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि 1948 एंड 49 में था। ये हमारी स्वतंत्रता, इंडिया जब आजाद हुआ था, उसके बाद पहला शिक्षा का सबसे पहला आयोग ये था। आप देखोगे कि बाकी के ये जो थे, ये अंग्रेज थे जिन्होंने ये कमीशन दिए थे, क्योंकि हम आजाद नहीं थे। लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसका नाम डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन है। साथ ही द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है। ओके, सो आजादी के बाद पहला कमीशन कौन है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना था, उच्च शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया था। अब देखो, इसके नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि कैसे उच्च शिक्षा तक बच्चों को पहुंचाया जाए, कैसे उनको बेस्ट कोर्सेज दिए जाएं, कैसे ऐसी अपने आसपास लोगों की मानसिकता बनाई जाए कि वो सभी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तक अपने हायर एजुकेशनल लेवल तक पहुंचे, वहां तक पढ़ने के लिए बच्चे आए। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा पर था, लेकिन इसके स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दे भी छुए थे। मेजर फोकस हायर पर था, लेकिन जो स्कूल लेवल के डिसीजंस होते हैं, स्कूल लेवल की एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाना है, उस पर भी ये ध्यान देता था। आयोग की 1949 की रिपोर्ट ने नव स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय स्थिति शिक्षा की स्थिति की जांच की और इसके विकास के लिए सिफारिशें की। यानी कि जैसे ही हम आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ, सबसे पहले उन्होंने यही किया कि उस वक्त हमारी एजुकेशन सिस्टम, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, उनकी क्या दशा है, किस लेवल पर एजुकेशन दी जा रही है, ये सब चीजें ध्यान से देखी और फिर उसके बाद ही काम करना आगे शुरू किया। ये देखो, एक क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप 1984 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये हुआ था। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, इसमें ना बहुत सारे सिफारिशें दी गई थी हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वो पहले सिफारिशें सिर्फ ऐसी ही होती थी। उसके बाद उन्हीं सिफारिशों को एक रिपोर्ट के रूप में अगस्त 1949 में प्रेजेंट किया गया था लोगों के सामने, और फिर उसको कमीशन एक फाइनली बना दिया गया था। इन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज पर फोकस किया, पहले इन्होंने स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज पर फोकस किया, उनको एग्जामिन किया, ठीक है, उनकी जांच की पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस लेवल पर है, क्या उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसे करते करते उन्होंने पहले स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज देखी, फिर ओवरऑल इंडिया का एनालिसिस किया और उसके बाद ही अगस्त 1949 में ये रिपोर्ट फिर जारी कर दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है वो सब इसमें किए गए थे। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिपोर्ट आई 1948
8 में और 49 में ये चीज़ें खत्म हो गई, इनके जो गोल्स थे, जो लक्ष्य थे वो अचीव हो गए, ऐसा नहीं था। लगभग 10 से 12 साल इस पूरे काम में लग गए थे अपनी हायर एजुकेशन पॉलिसी और हायर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो क्लियर है। इतने 3 कमीशंस में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी